Hello everyone, myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी की बुक कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर। उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वही फॉर्मूला पिछले रिकॉल करते हैं। कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला है dψ/ds, वेयर r जो था वो एक पॉइंट से लेकर जो पॉइंट P था वहां तक की आर्क लेंथ थी, और जो साई था वो टेंजेंट और जो P पॉइंट पर था उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा था वो साई एंगल था। तो कर्वेचर का फॉर्मूला था dψ/ds, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके रेसिप्रोकल होता है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं ds/dψ। और फिर हमने पढ़ा था कि कर्वेचर सर्कल का जो होता है वो कांस्टेंट होता है और रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट हमने ये किया था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में दे रखा है, यानी कि y = f(x) वाली फॉर्म में दे रखा हो, तो उसमें रो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला था 1 + y1² raised to the power 3/2 by y2, where y2 is not equal to 0। और दो फॉर्मूलाज हमने कहा था कि sin psi और cos psi के फॉर्मूले याद रखने हैं। sin psi = dy/ds एंड cos psi = dx/ds। उसके बाद अगर फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में दे रखे हैं f(x, y) = 0, अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें रो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला होता है f(x² + f(y²) होल रेज़्ड टू द पावर 3/2 by f(x)x into f(y²) minus 2 टाइम fxy fx into fy plus fyy into fx का स्क्वायर। और फिर अगर x और y जो है वो t के फंक्शन दे रखे हैं तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x² + y² raised to the power 3/2 by x' into y double dash minus y dash into x डबल डैश के इक्वल होता है। अब इसके बाद हमने जो एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। नेक्स्ट आज हम एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इफ ρ1 and ρ2 are the radii of curvature at extremities of a focal chord of a parabola whose semi-lateral rectum is L, prove that this relation। हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला, यानी कि हमने एक पैराबोला की क्वेश्चन कंसीडर करनी है। उसके जो फोकल कोड की एक्सट्रीमिटीज एंड जो एंड पॉइंट्स होंगे उसके हमें रेडियाई ऑफ कर्वेचर दे रखा है ρ1 एंड ρ2। हमें सेमी लेटेस्ट वेक्टर भी दे रखा है और हमें ये रिलेशन प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले हम पैराबोला की क्वेश्चन लेंगे y² = 4ax। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम पैरामीटर की क्वेश्चंस लिखेंगे। पैरामीटर की क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ। पैरामीटर की क्वेश्चंस कैसे ये बना रखी है, x = 80² एंड y = 280, इस तरह से कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आप x को राइट हैंड साइड पर a² पुट करोगे ये बन जाएगा 4a² * t², और लेफ्ट हैंड साइड पर जब y² की वैल्यू पुट करोगे वो भी a² t² आ रही है। तो पैरामीटर इक्वेशन आप इस तरह से लिखेंगे। अब सेमी लेटेस्ट रेक्टम दिया हो रखा है कि L के इक्वल है, और हमें रिलेशन पता है कि अगर हमारे पास कोई भी पैराबोला दे रहा है, जैसे अभी ये वाला तो राइट हैंड पैराबोला बन गया। अब ये जो राइट हैंड पैराबोला है इस पर जो हमारा सेमी लेटेस्ट रेक्टम होगा वो हमारे किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। जैसे ये फोकस का पॉइंट हो जाता है 1,0, तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। बट स्टेटमेंट में वो L के इक्वल दे रखे हैं, 2a = L। अब हमें पता है कि x और y t के फंक्शन हो पैरामीटर की इक्वेशंस के केस में हमें रो निकालने का फॉर्मूला पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला था x² + y² होल रेज़्ड टू द पावर 3/2 by x dash into y double dash minus x double dash into y dash। और x का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट में 2at आएगा, सेकंड डेरिवेटिव 2a आएगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव 2a आएगा और सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा। वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। जब यहाँ पर जैसे ये 4a² जो है ये बाहर जब निकलेंगे तो उसकी पावर 3/2 होगी, तो वो बाहर निकल के जो पावर बनती है वो बनती है 8a⁻³ बनती है। a² बाहर निकलेगा तो पावर 3/2 के साथ निकलेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a³ मिलेगा। 4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 होगा, 2 का क्यूब बन जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये जो माइनस थे हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब ये 4 और 8 कैंसिल कर दिया, a² कैंसिल कर दिया। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूमेरिकली जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। फिर उसके बाद 2a को हमने क्या पुट कर दिया, L पुट कर दिया। अब उसने कहा था ρ1 और ρ2 दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं, तो हमने पॉइंट मान लिया, उसके लिए दो पैरामीटर की इक्वेशंस ली। पहले वाले में t1 कोऑर्डिनेट ले लिया, एक p पॉइंट है और एक पॉइंट ले लिया हमने q पॉइंट, क्योंकि ये हमारे क्या थी, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला थी। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, t1 और t2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास दो एक्सट्रीमिटीज दे रखी है फोकल कोड ऑफ पैराबोला की तो उनमें रिलेशन ये होता है जो उनके पैरामीटर्स हम ले रहे हैं। जैसे इसमें पैरामीटर t1 ले लिया, इसमें पैरामीटर t2 ले लिया, तो t1 × t2 -1 के इक्वल होगा। अब क्योंकि हमने ये रो जो निकाला था वो टर्मिनल केस में निकाला था, ये आया था L × 1 + t² raised to the power 3/2। जब हम रो 1 निकालेंगे तो जहां जहां पर t होगा उसकी जगह हमने क्या कर देना, t1 कर देना। तो उसके लिए क्या आएगा, L 1 + t1² raised to the power 3/2। सिमिलरली रो 2 जो कि कर्वेचर का पॉइंट हमने q पे लिया हुआ है वो आ जाएगा L × 1 + t2² raised to the power 3/2।
अब जो हमें प्रूव करके दिखाना है, हमें ये प्रूव करना है कि रो वन रेज़ टू द पावर -2/3 प्लस रो टू रेज़ टू द पावर -2/3। जो हमने रो वन लिखा हुआ है इसकी पावर -2/3 लेंगे। पहले इसकी पावर 3/2 है, अब इसकी पावर -2/3 लेनी है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पावर में सिर्फ -1 रह जाएगा। सिमिलरली एल की पावर में -2/3, नेक्स्ट वाले में भी एल की पावर -2/3, इसकी पावर जब -2/3 करेंगे वो कैंसिल होकर सिर्फ -1 रह जाएगा। दोनों को जब ऐड करना है तो एल की पावर -2/3 कॉमन निकल जाएगी। अब ये टर्म हमारी डिनोमिनेटर में आ गई। अब T1 को T2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, क्योंकि T1 इंटू T2 -1 के इक्वल था, तो T2 की वैल्यू 1/T1 आ गई। तो ये बन गया 1/T1 स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से आ गया L रेज़ टू द पावर -2/3, जो कि हमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, फाइंड रो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है फॉर द कर्व एक्स और वाई दिया हुआ है, या फिर ये स्टेटमेंट इस तरह से भी लिखी जा सकती है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। ये कर्व ये दे रखी है x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 एट द पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू ये लेनी है और y की वैल्यू ये लेनी है। तो आप जो भी कोई भी स्टेटमेंट आए तो आपको ये पता होना चाहिए बस x क्या है और y क्या है। x और y जो है वो आपके थीटा की फंक्शंस दे रखी हैं। जैसे अभी हमने पहले पिछले एग्जांपल में किया था, x और y जब आपके t के फंक्शंस दे रखे थे तो रो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था। सिमिलरली अब इस एग्जांपल में जो x और y है वो थीटा के फंक्शन दे रखे हैं, तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है। बस अब डिफरेंशिएशन जो x डैश y डैश होगी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। तो x और y दिए हुए हैं, x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर लेंगे। सिमिलरली y का फर्स्ट डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद इस फॉर्मूला में हमने ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जहां पर भी हमारे पास कोई टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे। जो टर्म जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बनता है उसको 1 बना देंगे। जो जो टर्म हमारी खत्म हम कर सकते हैं, जिनको हम मर्ज कर सकते हैं वो करेंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर माइनस का साइन है वो हमने प्लस इसीलिए लिया है क्योंकि हम न्यूमेरिकली वैल्यू लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने इस टर्म को पॉजिटिव लिया और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, if rho 1 and rho 2 be the radii of curvature at the extremities of a pair of semi-conjugate diameters of an ellipse, prove that, ये रिलेशन में प्रूव करके दिखाना है। क्या दिया हुआ है, रो 1 और रो 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर दे रखी है एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेयर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ इलिप्स की इक्वेशन। पिछले अभी केस जो हमने किया था, जो इससे पहले एग्जांपल किया है, फिफ्थ से पहला फोर्थ एग्जांपल जो किया है, उस एग्जांपल में हमारे पास पैराबोला दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें हमने जो एक्सट्रीमिटीज ली थी वो पैराबोला की ली थी। अब हमारे पास जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स ये देने के लिए कह रहे हैं वो हमारे पास इलिप्स का कह रहे हैं। हमने इलिप्स की इक्वेशन लेनी है। इलिप्स की इक्वेशन हमने ये ली x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो हमने फोर्थ एग्जांपल किया था उसमें पैराबोला वाले केस में हमने उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी थी। हमने x को 80 स्क्वायर और y को 280 पुट किया था। अब हमने यहाँ पर भी x को इस तरह से पुट करना है कि ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो, x और y की वैल्यू वो पुट करनी है। अगर हम x को a cos थीटा पुट कर देते हैं तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ सिर्फ cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा। और अगर हम y को b sin थीटा पुट कर देते हैं तो y स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस करके 1 बन जाएंगे। इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन लगाई कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। फिर क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालना ही है तो हम सबसे पहले जर्नल केस में रो की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला वही लगाएंगे, x डैश इनटू जो हमने पिछले वाले केस में लगाया x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 बाय x डैश इनटू y डबल डैश माइनस x डबल डैश इनटू y डैश। तो ये सारे डेरिवेटिव निकालने के बाद उस फॉर्मूला में पुट कर दिए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब उसने कहा था कि दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर लेनी है, जो हमारा इलिप्स होगा उसके जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर है उनकी एक्सट्रीमिटीज लेनी है। तो अगर हम एक पॉइंट ये लेकर के चल रहे हैं a cos थीटा और b sin थीटा, इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, ये cos क्यूब और b ये नहीं है, इसकी जगह ये है a cos थीटा, यहाँ पर करेक्शन होगी, ये है रो a cos थीटा और यहाँ पर है b sin थीटा। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर अब इस पॉइंट पर निकाला था। जब हमने दूसरे पॉइंट पर निकालना होगा, जो आप इलिप्स में ये ध्यान रखोगे, जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर में जब आप दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ जाओगे, जैसे इन्होंने CPCD लिखा हुआ है कि ये सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर है, P पॉइंट तो हमने ये ले लिया a cos थीटा इनटू b sin थीटा, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो इससे 90 ऐड करके हम दूसरे क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तब हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट तब मिलेगा यानी कि इसमें हमने 90 ऐड कर देना है, तो cos 90 प्लस थीटा और ये sin 90 प्लस थीटा बन गया, यानी ये बन गया माइनस a sin थीटा और ये बन गया b cos थीटा बन गया हमारे। तो ये वाले कोऑर्डिनेट पहले तो रो 1 हमें कब मिलेगा, जब हम p पॉइंट पुट करेंगे। p पॉइंट में यही था a cos थीटा b sin थीटा, तो हमने वो पुट करके रो 1 की वैल्यू निकालनी है।
फिर रो टू हम कैसे मिलेगा, थीटा की जगह हम क्या कर देंगे 90 प्लस थीटा कर देंगे, तो रो टू की वैल्यू मिलेगी जब हम थीटा को थीटा प्लस 90 कर देंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू डी पॉइंट पर हमारे पास क्या आएगी, ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा sin 90 प्लस थीटा, वो cos थीटा होता है तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो हमारा ये b, यहाँ पर भी हम जब यहाँ पर भी cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो sin थीटा बनेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब जो हमें पार्ट 2 करके दिखाना है, रो 1 रेज़ टू द पावर 2/3 रो 2 रेज़ टू द पावर 2/3, वो हम पार्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। रो 1 और रो 2 की वैल्यू है उनकी पावर 2/3 कर देंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और ये हमारे पर प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। Next example number 7, show that for the curve y is equal to log x, the least value of mod rho is 3/3/2। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, रो का मॉड, यानी कि रो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हमें फॉर्मूला पता है 1 + y1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाय y2। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो टर्म्स कैंसिल होती है वो कैंसिल हो जाएंगी। क्योंकि हमें मॉड लेना है रो का, तो मॉड का मतलब जो भी नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो x अब हमारा क्या है ग्रेटर देन 0। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू निकालनी है। लीस्ट वैल्यू का मतलब हम मिनिमम निकालनी है, और आपको पता है किसी फंक्शन का मिनिमम हम कैसे निकालते हैं, आप मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर +2 की बुक में पढ़ के आए हो। मिनिमम निकालने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किसकी इक्वल पुट कर देते हैं 0 के। तो इस इक्वेशन, इस जो टर्म है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब 0 के इक्वल पुट किया तो हमने इक्वेशन सॉल्व की, तो वहां से x की वैल्यू आ रही है +1/√2। अब जब हमारे पास इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, जो ये हमारी टर्म आई है, ये सॉल्व करके यहाँ तक जो टर्म आ चुकी है, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिया था यहाँ पर, तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन भी निकाल दें, बाहर 2 कॉमन निकाल दें, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² -1/2, बाकी सारी टर्म एज इट इज है। अब हम दो केसेस लेके चल रहे हैं, अगर तो x लेस देन है 1/√2 से, और अगर x ग्रेटर है 1/√2 से। अगर 1/√2 से छोटा होगा, यानी x² की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, यानी अगर 1/2 से छोटी होगी तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, बाकी सारी टर्म तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी ये टर्म क्या बन गई हमारी नेगेटिव। और अगर x की वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर होगी, यानी x से ग्रेटर होगा 1/2 से, तो 1/2 से ग्रेटर नंबर और उसमें से छोटा नंबर जब माइनस करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जो इसकी लीस्ट वैल्यू होगी वो कहाँ पर मिलेगी, 1/√2 पे। हमें क्या था +2 में पढ़ के आया था, अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी 1/√2 पे। और जो हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी थी मॉड रो वाली, उसमें हमने क्या करना है, x को 1/√2 पुट कर देंगे। जब x को 1/√2 पुट करेंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। इस एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने इसी तरह से ट्राई करके देखने हैं। Thank you.